नमस्कार। सुबह सुबह के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सभी मिलकर काम करें। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 555.56 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला बाजार से पांडे हाता तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना विरासत गलियारा का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इतिहास रचते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बनने का दावा किया है। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम के तहत उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 99% मोबाइल अब मेड इन इंडिया हैं। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। संगम नगरी में माघ मेला को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदेश में बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने, रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ आइए शुरू करते हैं समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ अपने विचार भी साझा किए। पीएम ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। मुख्य सचिवों की ये कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब भारत में अगली पीढ़ी के रिफॉर्म हो रहे हैं। ये रिफॉर्म तेजी से हो रहे हैं और इस रिफॉर्म के मुख्य इंजन भारत के युवा हैं। पीएम ने कहा, हमारा प्रयास देश की डेमोग्राफी को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि हम जो भी करें उसे अच्छे से करें। शासन हो या डिलीवरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इसकी गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइए मेड इन इंडिया को क्वालिटी का पर्याय बनाने और जीरो डिफेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में हम सब मिलकर काम करें। पीएम ने गवर्नेंस और सर्विसेज डिलीवरी के मामलों में एक नया वर्क कल्चर अपनाने के लिए खास कदम उठाने पर भी जोर दिया। साथ ही लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड करने के बारे में बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट और दूसरे कई विषयों पर चर्चा भी की। उन्होंने राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, सर्विसेज सेक्टर को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हम सब भारत को ग्लोबल सर्विस जॉइंट बनाने का लक्ष्य रखें। भारत में दुनिया की फूड बास्केट बनाने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी तरह भारत बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन सकता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि 555.56 करोड़ रुपए की लागत से धर्मशाला बाजार से पांडे हाता तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना विकास गलियारा का निरीक्षण किया गया। इस परियोजना की लंबाई 3.50 किलोमीटर है और ये गोरखपुर के सिटी डेवलपमेंट प्लान का अहम हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने घंटाघर में बन रहे बंधु सिंह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग का भी जायजा लिया, जिसकी लागत करीब 28 करोड़ रुपए है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बंधु सिंह की मूर्ति के लिए भी जगह बनाई जाए और निर्माण में तेजी लाई जाए ताकि समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत गलियारा लोगों के चेहरे की खुशी और चमक से उसकी सफलता का संकेत दे रहा है, जो अफवाहों का जवाब है। यहाँ के विकास की योजनाओं को देखने के लिए विरासत गलियारा के विकास की प्रगति को भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो लोग पहले अफवाह फैलाते थे, आज वहाँ की प्रगति को देख करके, वहाँ के नागरिकों के चेहरे की चमक को देख करके मुझे भी प्रसन्नता हो रही थी कि कैसे सिटी डेवलपमेंट प्लान बनते हैं और कैसे किसी सिटी की किस्मत को बदला जा सकता है। यह एक मॉडल बनेगा और कार्य प्रगति पे वहां पर है। इन सभी का निरीक्षण मैंने किया है और मुझे प्रसन्नता है कि समयबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे।
इसके साथ ही गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर में 2 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास बने रैन बसेरे की व्यवस्था देखी तथा वहां ठहरे हुए लोगों से बातचीत कर वहां दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। रैन बसेरे में मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल व भोजन का वितरण किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे के बाहर भी सैकड़ों जरूरतमंद लोगों में कंबल और भोजन का वितरण कर रहे उन्हें आश्वस्त किया और सरकार उनकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहा। सिटी के अंदर रेन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को कंबल वितरण की दृष्टि से आज मुझे यहाँ पे 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कंबल वितरण का भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भीषण शीतलहरी उत्तर भारत में पड़ रही है। भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र मिल सके, रहने का ठिकाना मिल सके और भीषण शीतलहरी की चपेट में आकर के किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी बुजुर्ग को कहीं भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और इसीलिए प्रदेश के अंदर हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है कि वो माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जरूरतमंदों को कंबल वितरण करें, रेन बसेरों की व्यवस्था करें, रेन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करें, ऊनी वस्त्र की व्यवस्था भी करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर रात ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि छात्रों की सेहत से कोई समझौता न किया जाए और स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद रखा जाए। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 1 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सहित अन्य बोर्ड शामिल हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया और कहा कि सभी अधिकारी क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे, कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी रैन बसेरों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश जारी किया। भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इतिहास रचते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बनने का दावा किया है। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के तहत उत्पादन और निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 6 गुना उछाल आया है। 300 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सक्रिय हैं और 99% मोबाइल अब मेड इन इंडिया हैं। एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत, वो देश जो कभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीछे था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन जाएगा? जी हाँ, ये सच है। बीते 1 दशक में भारत ने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वो कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन लगता था। 1 दशक पहले भारत ने मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा था और आज वो कदम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले आया है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण देश बन चुका है। बीते 10 सालों में भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना, निर्यात में 8 गुना बढ़ोतरी की है। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है जो हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर पैदा करती है। सरकार का कहना है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम की वजह से न सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन बढ़ा है, बल्कि निर्यात, निवेश और रोजगार में भी ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में बिकने वाले करीब 98% मोबाइल फोन देश में ही असेंबल हो रहे हैं। सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वीवो और अन्य ग्लोबल ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में काम कर रही हैं।
मेक इन इंडिया के तहत ये सेक्टर अब भारत की ग्रोथ स्टोरी का बड़ा चेहरा बन गया है। 2014 में जहां मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में लोकल वैल्यू एडिशन 10 से 15% था, वह 2025 में बढ़कर 30 से 40% तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि मेक इन इंडिया और PLI स्कीम ने भारत को सिर्फ असेंबली हब नहीं बल्कि कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भी आगे बढ़ाया है। अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले वक्त में भारत मोबाइल से लेकर चिप तक हर स्तर पर आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यानी साफ है, मोबाइल की दुनिया में भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, निर्माता भी है। बात करें बदायूं की, तो बदायूं में आयोजित ABVP के 66वें ब्रज प्रांत अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने SIR सर्वे में चुनाव आयोग के सहयोग की अपील की ताकि पारदर्शी मतदाता सूची बनाई जा सके। भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं SIR का कार्यक्रम चल रहा है, हम SIR के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाबू मुल्की राज सैनी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो चुका है और सपा अपराध की राजनीति का प्रतीक बन गई है। मौर्य ने भाजपा की सरकार को कानून का राज स्थापित करने वाला बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा आगामी चुनाव में बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और यहाँ से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, समाज सेवा में समर्पित रहे और असली समाजवादी चौधरी श्री मुल्की राज सैनी जी, जिनकी मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे 14 दिसंबर को आना था, उस समय नहीं आ पाया। आज मौसम विपरीत था, लेकिन मैंने ठाना था कि आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। उसके लिए आना हुआ। मैं पूरे परिवार के जितने सदस्य हैं, समाज के जितने साथी हैं, सबको आज मुझे कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में कोई ऐसा दिन आएगा जब फिर आएंगे और हम सैनी जी के गांव में भी जाएंगे और वहां जाकर के फिर देखेंगे भी और गांव की जो सड़क है उसको मुल्की राज सैनी जी के नाम से करेंगे और उसका चौड़ीकरण भी करेंगे। सुबह सुबह के समाचार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। महाकुंभ की तर्ज पर ही माघ मेले की तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ बीतने के बाद अब आगामी 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए इसे कई सेक्टरों और जोनों में विभाजित किया गया है। जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने क्या तैयारियां की हैं, उसे भी जानते हैं। श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दर्जनों घाटों का निर्माण और मरम्मत की जा रही है। मेला क्षेत्र में आवागमन के लिए गंगा और यमुना पर 9 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं। मेले में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी, महिला पुलिस, जल पुलिस तैनात रहेंगे। आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के इलाज के लिए मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की जा रही हैं। बिजली विभाग ने माघ मेले में QR कोड आधारित 24x7 कंट्रोल रूम बनाए हैं। मेला क्षेत्र में 15,000 स्ट्रीट लाइटें और सोलर हाइब्रिड लाइटें स्थापित की गई हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर फिर एक बार धूनी रमाने की तैयारी हो रही है। बीते साल का माघ महीना कुंभ मेले के नाम पर था, तो इस बार माघ मेले के नाम पर है। माघ मेले में यहाँ पर कल्पवासी आते हैं, सन्यासी आते हैं, महीनों तक संगम की रेती में धूनी रमाते हैं। ज्ञान की गंगा बहती है, शपथ ली जाती है इस बात की कि जीवन को जीने के लिए किस तरह से धर्म का उपयोग किया जाए। शास्त्रार्थ होते हैं और इन सब कर्मों को, धार्मिक कृत्यों को पूरा करने के लिए कड़ाके की सर्दी और धुंध में तो एक बार फिर मकर संक्रांति के अवसर से यह धूनी यहाँ पर सजेगी। प्रशासन उसकी तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत व्यवस्था की जा रही है। घाटों के निर्माण किए जा रहे हैं, पीपे के पुलों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ में माघ मेला क्षेत्र भी बढ़ाया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, संगम क्षेत्र, प्रयागराज। कुल मिलाकर माघ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने बहुस्तरीय और मजबूत तैयारियां की हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व को शांति और सुविधा के साथ संपन्न कर सके। मेरठ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। पश्चिम क्षेत्र की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में ही कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा। भाजपा ही है जहां एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल कमियां कुरेदना है। उन्होंने कहा सपा, कांग्रेस और ममता बनर्जी के दलों में किसी को अध्यक्ष बनने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां केवल परिवार का ही वर्चस्व है। भाजपा में लोकतंत्र जीवित है। देखिए, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ हूँ, मुझे पूरे प्रदेश का भ्रमण करना है। ये सही है कि मैंने पश्चिम से उसको स्टार्ट किया है, उसी के तहत मैं मेरठ आया था और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपना स्नेह प्यार दिखाया है उससे मुझे बहुत ही पसंद था। विपक्ष उत्तर प्रदेश में है भी क्या, अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से जाति आधारित पार्टियों का पतन हुआ है, वहां की जनता ने उनको निपटाया है। मतलब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा है। इससे विपक्ष कहीं ना कहीं सख्ते में आ गया है, क्योंकि आप देखे होंगे जब चुनाव खत्म होता है, बिहार का चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली के एक नेता विदेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश के नेता केवल ट्विटर से काम करते हैं। जनता के कसौटी पर, धरातल पर नहीं जाते हैं। जनता के बीच में जाए तो पता चलेगा कि जमीन कहां पर है। शांति देहदान चैरिटेबल ट्रस्ट ललितपुर द्वारा बांसी ग्राम में शतक संकल्प उत्सव में देहदान, अंगदान और जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वार्षिक समारोह में चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अंग प्रत्यारोपण संस्थानों के सहयोग से 100 देहदानियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने देहदान, अंगदान संकल्प पत्र भरने पर अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान देहदान की इच्छा रखने वालों को प्रेरित किया गया और मानव कल्याण के क्षेत्र में देहदानियों के पुनीत कार्य की सराहना की गई। देहदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जो हमारे समाज में दान की इच्छा रखते हैं उनको जो है सम्मानित किया गया है, उनको प्रेरित किया गया है कि देहदान से हमारी आने वाली पीढ़ियों को तमाम ऐसी बीमारियां हैं छोटी मोटी जो अंग शरीर का खराब होने के कारण जीवित नहीं रह पाते हैं, उन सब अंगों को सुरक्षित रख करके उन सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने का संकल्प आज 100 लोगों ने लिया है। यहाँ मैं सभी संकल्प व्यक्तियों को,
जिन्होंने संकल्प लिया है उनको बधाई देता हूँ। हमारा 1 वर्ष से कम समय में 100 देहदान संकल्प तैयार हो गए हैं। हमारी संस्था चाहती है कि मानव कल्याण के लिए काम करें, ताकि किसी के अपंग हो जाने पे या कोई अंग खराब हो जाने पे उसको जीवन दान मिल सके। और चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर पढ़ाई करें, पठन पाठन के लिए उनके लिए हम देहदान और अंगदान हमारी संस्था कर रही है। और हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि हमारा साथ दीजिए, संस्था से जुड़ करके उसमें साथ दीजिए। 1 वर्ष के अंदर शांति देहदान चैरिटेबल ट्रस्ट ने 100 लोगों के संकल्प पत्र जमा करवा करके एक अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की है। और 3 देहदान अभी तक मानव देह हम लोग मेडिकल कॉलेज को बच्चों के अनुसंधान और शैक्षिक गुणवत्ता के लिए दान करवा चुके हैं। इसी कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों में जन जागृति फैले, और जो हमारे 100 देहदानी थे 101 आज की तारीख में, उनको प्रमाण पत्र वितरित करके उनका सम्मान किया गया। हमारे जो MBBS के जो बच्चे निकलते हैं उनको पढ़ाने के लिए हम सब लोगों ने एक देहदान का संकल्प लिया कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनसे अब पढ़ना लिखना, हमारी देश से जो हमारे अंगों से पढ़ने लिखने की कला सीखें और आगे जाकर वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन सके। हम लोगों ने संकल्प लिया कि हमारे द्वारा आने वाले समय में हमारे शरीर का प्रयोग करके 8 लोग जीवित हो जाएंगे और साथ ही साथ हजारों छात्र इस योग्य बन जाएंगे कि वो अच्छे से ऑपरेशन कर सकें, हमारे व्यक्तियों को जीवन दान दे सके। सुबह सुबह के समाचार में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें आजमगढ़ की, तो पर्यटन और संस्कृति विभाग एवं आजमगढ़ प्रशासन द्वारा 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में किया गया। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे। महोत्सव में राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों के साथ स्कूली बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को गहराई से बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने भोजपुरी को आगे ले जाने के लिए, भोजपुरी अकादमी बनाने के लिए घोषणा किया है। और जिस तरीके से भोजपुरी समाज को जोड़ने के लिए हर जिले में जो महोत्सव करने का निर्णय लिया है कि जिले में तमाम ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भोजपुरी गाने के क्षेत्र में, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, वहाँ पे उन्हें सारी चीजों को दिखाने का, बताने का अवसर भी यहाँ पर है। यहाँ की ब्लैक पॉटरी, यहाँ की मुबारकपुर की साड़ियाँ, यहाँ के अन्य प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रभावी हैं, लोगों को बहुत मन भाते हैं। यहाँ का हरिहरपुर संगीत घराना भी बहुत प्रसिद्ध है। उसी कला संस्कृति और यहाँ की जो विशेषता है उसको उजागर करने के लिए, यहाँ के आम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ के जो लोकल छोटे कलाकार हैं उनको नया प्लेटफॉर्म देने के लिए, और यहाँ के लोगों को जो SHG है, अन्य ODOB है, जो विभागीय योजनाएं हैं, उनके बेहतर प्रचार प्रसार के लिए, उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन। बात करें बरेली की, तो बरेली के प्रेम नगर क्षेत्र के एक कैफे में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हंगामा कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रेमनगर के एक हॉस्टल में रहने वाली एक युवती प्राइवेट कॉलेज से बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। शनिवार को उसका जन्मदिन था, जिस पर उसने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। पार्टी में कुल 10 लोग शामिल थे, जिनमें 6 लड़कियां और 4 लड़के थे। 4 लड़कों में से 2 युवक शान और वाकिफ मुस्लिम समुदाय से हैं। सभी ने प्रेमनगर स्थित द डेन कैफे एंड रेस्टोरेंट में पार्टी आयोजित की थी। थाना प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेमनगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब गांव-गांव में चौपालें लगाई जाएंगी। इन चौपालों में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, रोजगार, प्रशिक्षण और आजीविका के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में रोजगार और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में विकसित भारत जी राम जी योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वीबीजी राम जी योजना के तहत अब गांव-गांव चौपाल लगाए जाएंगे। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने वीबीजी राम जी योजना को लेकर अफसरों को खास निर्देश दिए हैं। जी राम जी योजना के फायदे बताने के लिए प्रदेश भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव चौपाल लगाई जाएगी। इन चौपालों में लोगों को रोजगार की योजनाओं, काम के अवसरों और अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। पोस्टर, बैनर और वॉल पेंटिंग से योजना का प्रचार किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों, पंचायत भवनों, स्कूलों, सामुदायिक हॉल और सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी संदेश से संबंधित लोगो लगाए जाएंगे। चौपालों में संबंधित विभागों के अधिकारी, ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। चौपालों के माध्यम से लोग अपनी जरूरतें और सुझाव सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। वही तस्वीरें मुरादाबाद से हैं, जहां वीबीजी राम जी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया जा रहा है। ग्रामीण अधिकारियों से खुलकर सवाल पूछ रहे हैं और अपनी शंकाएं दूर कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में कानून को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। ग्राम चौपाल में हमें जो पहले मनरेगा चलती थी, मनरेगा का कुछ नाम चेंज करके रखा गया है वीबीजी राम जी, और कुछ उसके अंदर ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। पहले जो मनरेगा का था 100 दिन की गारंटी का था, अब 125 कर दिया गया है। पर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और किसानों को बुवाई के समय और कटाई के समय जो है श्रमिक उपलब्ध हो सके। ग्रामीणों में बहुत खुशी है इस योजना की जानकारी लेने के बाद, क्योंकि उन्हें अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का पूरे वर्ष में एक परिवार को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार चौपालों में ग्रामीणों को योजना का उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सरल भाषा में समझाया जाएगा। इसके साथ ही मौके पर ही लोगों की समस्याएं और शंकाएं सुनी जाएंगी तथा उनका समाधान किया जाएगा। वहीं सरकार का मानना है कि सीधे संवाद से न सिर्फ जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक समय पर पहुंच सकेगा। और अंत में आपको बता दें कि मथुरा में यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि ब्रज प्रेम और अपनत्व की भावना देश दुनिया में और कहीं नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश सभी मजहबों के लोगों ने अपनाया है। उन्होंने बताया कि अब लोग ताजमहल छोड़कर नववर्ष मनाने मथुरा और वृंदावन आ रहे हैं। नववर्ष से पूर्व भक्ति में रंगी कान्हा की नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। ठाकुर बाके बिहारी और निधिवन मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी। पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव कर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात की। 2 जनवरी तक वृंदावन के भीतर और बाहरी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जहां से लोग पैदल या ई-रिक्शा के माध्यम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ सुबह के समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।